फर्स्ट आर्टिकल है द न्यू लुक ईस्ट पॉलिसी। आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी ने। देखो, अगर अभी हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में लगभग तय मानो कि अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील है वो इस महीने के एंड तक हो जाएगी। मतलब इस महीने का मतलब 30 दिन का टाइम वहाँ पर दिया गया था। आज के 4-5 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है। फिर अगर दूसरी तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया वाली तो हो गई, और दूसरा हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है वो फिलीपींस को बेच रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की प्रेजेंस या इंडिया का जो रोल है उसको एक अलग ही इमेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जिसमें हम एक तो हमारी ट्रेड है उसको लिबरलाइज कर रहे हैं। कौन सा? स्ट्रेटेजिक ट्रेड। दैट मीन्स उन कंट्रीज़ के साथ में हमारा ट्रेड जिनके साथ में हमारी सिक्योरिटी और पीस का भी कहीं ना कहीं लेन देन है। और दूसरा मिलिट्री एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये दो सेगमेंट्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट अभी इंडिया की ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी में ऐड हो रहे हैं। और इंडिया इन चीज़ों पर केवल ईस्ट में ही नहीं, थ्रू आउट वर्ल्ड लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ एंगेज कर रहा है। और इंडिया की जो रीजनल स्ट्रेटजी है उसमें यही है कि आज का जो इंडिया है वो कोई वीकनेस से मतलब वीक नहीं है ना, स्ट्रॉन्गर इंडिया है एज कम्पेयर टू पास्ट, राइट। तो इस तरीके से दो एग्रीमेंट्स हैं वो इंडिया के इंडो पैसिफिक डिबेट को और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे और ज़्यादा वाइडन एक कह सकते हैं ना प्रोस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगे, राइट। अभी तक इंडिया की पार्टनरशिप यूएसए के साथ में कुछ ऐसी थी कि हम ये सोचते थे कि यूएसए जो है वो हमारे ऊपर अपनी दादागिरी थोपेगा, जिससे कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दैट मीन्स इंटरनेशनल रिलेशंस में हम हमारे इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। पर जिस तरीके से इंडिया अपना पेस इंक्रीज कर रहा है इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स में, चाहे फिर वो इकोनॉमिकली देखा जाए जिसको हम ट्रेड बोलते हैं, और चाहे हम मिलिट्रीली देखें जिसको हम स्ट्रेटेजिकली या मिलिट्रीली भी सोच सकते हैं। तो इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, दो इम्पोर्टेंट हम पॉइंट समझ सकते हैं यहाँ पर। एक तो नेशनल एंगेजमेंट्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं रीजन में, और दूसरा हम स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप कर रहे हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में। तो ये दो पॉइंट अपने आप में इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को क्लियर करते हैं। नेशनल एंगेजमेंट दैट मीन्स जो राष्ट्र हैं, मतलब वहाँ के लोगों के साथ में, वहाँ की कल्चर के साथ में, वहाँ की लैंग्वेज के साथ में, और इसके अलावा जो हम इकोनॉमिकली टाई अप करते हैं वो, इन सारी चीज़ों में तो एंगेजमेंट है ही। बाकी दूसरा, जो कंट्रीज़ हमारी तरीके की सोच रखते हैं, या फिर अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, जिन कंट्रीज़ को चाइना की अपनी जो एग्रेसिव एमरजेंस है उसकी वजह से खुद को बहुत ज़्यादा परेशानी है, जैसे कि इंडिया खुद परेशान है इस चीज़ को लेकर के, तो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिलकर के अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। तो ये दो चीज़ें अपने आप में इंपॉर्टेंट पिलर के तौर पे दिख रही हैं इंडिया की अगर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की बात की जाए तो। अब देखो, हम फोकस किस पे कर रहे हैं? हमारे लिए जो वैल्यू पार्टनर्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, उनके साथ में कोलिशन क्रिएट करना और पार्टनरशिप करना। और उसी लाइन में आपको पता भी है कि क्वाड में अभी हम बिल्कुल क्लियरली पार्टिसिपेट करते हैं विजिबली। शुरुआत में जब 2007 में क्वाड के बारे में आइडिया फ्लॉट किया गया था, तब हमने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था क्योंकि हमारे रिलेशन चाइना के साथ में थे, और उस टाइम पर इतना ज़्यादा हमने जल्दबाजी नहीं दिखाई थी। बट अभी हमने क्लियरली डिसाइड कर लिया है कि कुछ भी हो, क्योंकि चाइना फिर हमारे फेवर की बात करता ही नहीं है। अगर करता तो बॉर्डर डिस्प्यूट कब के सॉर्ट आउट हो जाते अब तक। तो इस वजह से हमें भी मजबूर किया गया है बेसिकली अगर देखें, और ज़रूरत है तो फिर हम क्यों मिस करेंगे लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में आने में। ठीक है, इसके आगे पहले की बात करें पास्ट में, तो मेटाफिजिक्स पे बेस ज़्यादा हमारा काम हुआ करता था। मेटाफिजिक्स का मतलब हो गया कि ऐसे कुछ एक्शंस या ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जिनका रियलिटी से कोई लेन देन नहीं है, तत्व मीमांसा बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो ऐसे में आइडियोलॉजी पे, इन पे फोकस हम किया करते थे। बट अब हम किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं? नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, चाहे आज हमें कोई भी हार्ड डिसीजन लेने हो, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। इंडिया की जो नोवेल अप्रोच है कि यूएसए के साथ में हम कैसे एंगेज करें, तो उसमें आज यूएसए भी इंडिया की तरफ आशा का एक होता है ना स्कोप देखता है, होप का एक स्कोप देखते हुए इंडिया को एंगेज करता है। पहले इंडिया जो था वो एक लाइबिलिटी की तरफ फील करवा होता था, मतलब इंटरनेशनल पावर्स जो थी। आज इंडिया एक एसेट है, आज इंडिया एक अपने आप में इंपॉर्टेंट कंट्री है जो अपने आप को असर्ट कर सकता है। दैट मीन्स आज अलायंस बनाता है इंडिया। अलायंस का मतलब म्यूचुअल इंटरेस्ट को लेते हुए लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का साथ में आना, और जब उनको ये पता है कि हमारे लिए कॉमन थ्रेट एक ही है, तो वहाँ पर फिर इंडिया और यूएसए की कन्वर्जेंस और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है।
और जब अलायंस बनते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस लीगल, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्लिगेशंस होते हैं एक दूसरे कंट्रीज पे जो भी वो अलायंस के मेंबर होते हैं। तो ऐसे में जो यूएसए का पहले एक आइडिया था या फिर हमारे यहाँ पर एक आइडिया फ्लॉट हुआ करता था कि यूएसए के कैंप में हम अगर लग जाएंगे तो केवल यूएसए को हम फॉलो करेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब यूएसए खुद लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ में अपनी एंगेजमेंट बनाना चाहता है, क्योंकि ये चीज़ तो यूएसए को एकदम क्लियर है कि इंडो पैसिफिक रीजन को अगर पीसफुली अकम्प्लिश करना है या फिर वहाँ पर अपनी पकड़ बनानी है तो वहाँ पर यूएस अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये अभी रिसेंटली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि भाई अगर हमें फ्री, ओपन, कनेक्टेड, प्रॉस्परस, सिक्योर एंड रेजिलियंट इंडो पैसिफिक रीजन चाहिए है तो हमें लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ एंगेज करना होगा। और एशिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या क्लियर कर रही है कि इंडिया अब 1-to-1 बात करता है यूएसए के साथ में। पाकिस्तान का यही तो कहना ना कि जिस तरीके से इंडिया के रिलेशन है यूएसए के साथ में, एग्जैक्टली वो वैसे ही है रिलेशन हम कुछ पाकिस्तान जो है वो भी अपने ऐसे ही कुछ रिलेशंस चाहता है यूएसए के साथ में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए अभी तक कोई भी कहते हैं ना कि अच्छी बात का सिग्नल नहीं आया है, क्योंकि जब से जो बाइडेन ने टेक ओवर किया है प्रेसिडेंट के तौर पे अभी तक एक कॉल तक नहीं, मतलब फ़ोन कॉल तक नहीं हुआ है यूएस प्रेसिडेंट और इधर इमरान खान। ठीक है, तो बात ऐसी है, सरकमस्टांसेस बदल रही हैं, चैलेंजेस कुछ ऐसे हैं कि कॉपरेशन लाना चाहिए और इसी कॉपरेशन को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंश्योर किया है। तो आज आप देखो कि इंडो पैसिफिक रीजन की ही बात करें, चाइना का एक राइवल कंट्री जिसको हम बोलते हैं फिलीपींस, उसी के साथ में हम सीधा टाई कर रहे हैं और उसको हम जो ब्रह्मोस है वो सेल कर रहे हैं। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर कि चाइना के साथ में फिलीपींस तो पता नहीं आगे बढ़ रहा है कि नहीं, मतलब चाइना को कंटेन करने के लिए, बट हमने हमारा जो एंगेजमेंट है साउथ ईस्ट एशिया में उसको एक एंगल और प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इसके आगे अगर ये जो 21वीं शताब्दी शुरू हुई है ना, 21st सेंचुरी के अभी 20-22 साल बीत चुके हैं, तो इन 20-22 सालों में यूएसए को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर हम वाकई में इंडो पैसिफिक रीजन को इस तरीके से सर्व करना चाहते हैं तो इसमें इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि वैल्यू सिस्टम है ना वो बहुत मैच करता है। पॉपुलेशन वाइज देखें तो इंडिया जितना बड़ा कंट्री जो कि चाइना को कंटेन कर सके वो इतना नहीं है। दूसरा अगर देखें डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इस तरीके से यूएसए के साथ में हमारे रिलेशन पिछले 20-22 सालों में अच्छे हुए हैं। तो उन 20-22 सालों में ये चीज़ अच्छे से एक्नॉलेज की गई है और इसी बात को कंटिन्यू किया गया है बाइडेन के द्वारा भी कि इंडिया को हमें राइज करवाने में सपोर्ट करना है और इंडिया ही एक रीजनल लीडरशिप के तौर पे निकल सकती है जो कि लाइक माइंडेड होते हुए यूएसए के जो इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल करता चला जाए और खुद के इंटरेस्ट भी फुलफिल करता चला जाए। ठीक है, आज ये बात ठीक है कि इंडिया जो है वो अपनी तरफ से रीजनल ग्रुपिंग्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है। हाँ, जैसे आरसीईपी जैसे जो एग्रीमेंट्स हैं उनको विड्रॉ कर लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनली हम एंगेज नहीं करते हैं। बट रीजनल ग्रुपिंग की बात करें जैसे सार्क है साउथ एशिया में, वहाँ पर इंडिया अपनी तरफ से कोशिशें करता है कि भाई स्टेबलाइज किया जाए। वो बात अलग है कि वहाँ पर अपनी तरफ ये पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी उसको सक्सेसफुल नहीं बना रही है। बट दूसरी तरफ अगर देखें न्यू डोमेन में कोलैबोरेशन यूएस और इंडिया का, हेल्थ, स्पेस, साइबर स्पेस, ठीक है, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन बढ़ रहा है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की जो आइडिया है उस पर इंडिया और यूएस दोनों एक लाइक माइंडेडनेस रखते हैं। साउथ एशियन रीजन या इंडियन ओशन की बात करें तो इंडिया एक एक्टिव रोल प्ले करने वाला कंट्री है। साउथ ईस्ट एशिया में देखो कॉड की मेंबरशिप देखो, न्यू कॉड की या सेकंड कॉड की बात करो जिसमें आप वेस्टर्न एशिया की बात कर लो, वहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं। खैर, हमारा फोकस इस आर्टिकल में लुक ईस्ट पॉलिसी भी है। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके अलावा अगर देखें तो इंडिया जो है वो यूएसए के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें देखा जाए कि अलाइज क्रिएट करने, लाइक माइंडेड कंट्रीज पार्टनर्स को साथ में लेकर के आना और वो एक दूसरे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। मतलब ये कि इंडिया इज़ नो मोर अ लाइबिलिटी। सिंपल सी बात है, अब इंडिया एक एसेट है। इंडिया यूएसए को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है तो यूएसए से इंडिया को स्ट्रेंथ मिलती है। आज चाइना क्यों गलवान वैली में ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखा था, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि यूएसए की जो सपोर्ट है वो क्लियर है। ठीक है,
आज अगर देखा जाए तो बायलैटरल अलायंसेस इंडिया लगातार बनाता चला जा रहा है, और यूएसए ने भी देखो इन चीज़ों पर फोकस किया है जब डोनाल्ड ट्रंप का रिजीम था। पर एक तरफ आप देखो कि आज की परिस्थितियों में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे फोकस कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोड, और इंडिया भी इसी चीज़ पर ध्यान दे रहा है। देखो जी, वही बात आ गई, नेशनल इंटरेस्ट नंबर 1, इसके अलावा लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ एंगेज करना, नंबर 3 स्ट्रेटेजिक जो आपकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है वो बढ़नी, यही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है ना। इसके अलावा एक दूसरे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने से क्या होता है कि कोई भी अगर एग्रेशन दिखाए तो वहीं पर काउंटर किया जा सकता है। इंडिया है वो भी अपनी तरफ से रीजन में लीडिंग पावर का रोल प्ले करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ऐसा नहीं कि हाँ अभी हम सोचेंगे, चाहे ट्रेड हो चाहे सिक्योरिटी, हर रोल में। हाँ, ये बात ठीक है कि बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये कहा कि इंडिया ने जब से आरसीईपी से विड्रॉ किया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से 2019 में, जो कि एशिया वाइड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, तो बोले ये अपने आप में एक कहता ना कि 1990 से पहले की जो सिचुएशन थी एलपीजी पॉलिसी से पहले की, बोलो वैसा कुछ अभी स्टांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया जा रहा है। रही सही में आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम शुरू कर दिया तो बोला अब तो पूरी की पूरी सोशलिस्टिक पैटर्न पे सरकार काम करने वाली है। बट अभी अगर रियलिटी देखें तो हम बायलैटरल इस डायलॉग साइन कर रहे हैं, मतलब एंगेजमेंट कर रहे हैं कि नहीं, अर्ली हार्वेस्ट रिलेशनशिप, हमारी अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जा रहे हैं कि नहीं, एफटीएस के लिए। बेशक आरसीईपी को हमने विड्रॉ किया, पर उसमें प्रॉब्लम क्या थी हमें कि चाइना जो अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हमारे यहाँ पर फ्लड कर देगा, जो कि हम नहीं चाहते थे। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो आज इंडिया, यूएई, इजराइल, यूके, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कंट्रीज़ के साथ में अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने की पूरी कोशिशें कर रहा है। और जहाँ तक है इन कंट्रीज़ के साथ में आने वाले टाइम पे अर्ली हार्वेस्टिंग जो एग्रीमेंट्स होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इनिशियल स्टेज, तो वो भी फाइनलाइज हो जाएगा। तो ऐसे में इंडिया को हम बिल्कुल इंट्रोवर्ट नहीं कह सकते कि हाँ जी इंडिया जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट होता चला जा रहा है। इंडिया अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है, और हब बनाने के लिए सबसे पहले हमें हमारे इंटरनल जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करना होगा। ये देखो दोनों चीज़ों में मैटर करता है। हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इंश्योर करना चाहते हैं, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तो आप क्या एक्सपोर्ट करोगे। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप सिक्योरिटी डोमेन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इंटरनल सिक्योरिटी भी तो इंश्योर करनी होगी। पता पड़े कि हम अंदर से तो बहुत वीक हैं और बाहर हम दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी दादागिरी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन हम बाहर कोई एक्शन लेना चाहेंगे तो अंदर से कोई प्रॉब्लम हो गई तो पहले हमें अंदर की बातों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो इंटरनली स्ट्रांग होना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो इंटरनली स्ट्रांग होने का जो सेगमेंट है उसी को हम बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। अभी कल की न्यूज़ थी इकोनॉमी पेज पे कि इंडिया जहां तक है आने वाले 1 महीने में किसी भी एक बड़ी चिप कंपनी के साथ में एग्रीमेंट फाइनलाइज कर देगा, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बेसिस पे या जो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर जो चिप्स आती हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम यहाँ से करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम कोलैबोरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ में, पर हमारी प्रायोरिटी क्या है कि भाई इंडिया में आओ और इंडिया में प्रोड्यूस करो, और फिर चाहे आप पूरी दुनिया में बेचो उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ में एंगेजमेंट्स भी हमारी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। बहुत लंबे समय से यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है, BTIA, बिटिया। ठीक है, ये एग्रीमेंट है, इसके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में 2019 या 17 समथिंग में क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस पर नेगोशिएशंस भी चल रहे हैं। यूएस और यूरोप वो भी इकोनॉमिक पार्टनरशिप अपनी इंक्रीज़ कर रहे हैं इंडिया के साथ में। ट्रेड इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने तो ये कह दिया था कि इंडिया जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट होता चला जा रहा है, पर अभी की रियलिटी ये है कि रीजनल एग्रीमेंट्स छोड़ करके इंडिया अपनी तरफ से इनके साथ बायलैटरल एंगेजमेंट्स बढ़ाते चला जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो डिजिटल ट्रेड इश्यूज़ में एक साथ नहीं आ रहा है इन यूरोप या फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस इनके साथ में, पर कदम डेफिनेटली उठा रहा है इंडिया। मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात करें तो बेशक हम अभी थोड़ा सा एक अच्छे से कदम नहीं उठा पा रहे हैं आगे बढ़ने में, पर ये जो शुरुआत हो रही है एक्सपोर्ट करने की वेपन को, इसके लिए देखो इंडिया मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर में एक जो होता है ना कि डोमेस्टिकली प्रोडक्शन पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं
कि भाई बाहर की जो कंपनियां हैं वो इंडिया में आए और इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी कोई भी हो उसके साथ में कोलैबोरेट करे और इंडिया में प्रोड्यूस करके उन वेपन को या जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो उनको फिर हम एक्सपोर्ट करें। आज अगर देखा जाए तो हमारा जो पॉलिटिकल हेजिटेशन जो था वो हट चुका है। आज हम सीधा ब्रह्मोस मिसाइल है वो चाइना के नेबर को बेच रहे हैं। $375 मिलियन की ये डील है फिलीपींस के साथ में। तो इसमें बेशक फिलीपींस को तो पता नहीं क्या फ़ायदा मिलेगा कि नहीं, पर हमें बहुत फ़ायदा है कि हमने हमारा एक और जो हिच थी उसको हटा दिया। ठीक है ना। इस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में हमारा रोल और ज़्यादा बढ़ रहा है। यही चीज़ें बताई जा रही है। और दूसरी चीज़ क्या है, देखो यूएस अभी अपनी जो आइडिया है उसको चेंज कर चुका है। जैसे यूरोप में यूएस की जो एंगेजमेंट है ना वो अलायंस वाली एंगेजमेंट है। अलायंस में क्या होता है कि म्यूचुअल इंटरेस्ट को फोकस में रखा जाता है, एक दूसरे की इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट दी जाती है। और वही चीज़ बोले इंडिया के लिए भी अब राइज हो रही है। तो यूएस खुद चाहता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अपने खुद के लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस अच्छे बनाए यूएसए। जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो इंडिया एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है। तो पहले यूएस दादागिरी चलाता था, अब यूएस कोलैबोरेट करना चाहता है। ठीक है। तो यही चीज़ बताई जा रही है और हमारी भी एम्बिशंस कुछ ऐसी ही है कि ग्लोबल लीडर के तौर पे हम हमारा रोल प्ले करें। तो इस तरीके के एंगेजमेंट्स में हमें फ़ायदा भी है। बेशक चाइना जैसे कंट्रीज से हमें प्रॉब्लम है, पर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें ये एंगेजमेंट्स भी रखनी ज़रूरी है। ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। आगे